मरुधरा में लौटा कोरोना। वैक्सीन की दोनों डोज के बावजूद केस आए सामने। पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुले। कई स्कूलों में आए कोरोना के मामले। स्कूल बन रहे हैं कोरोना के कैरियर। स्कूल प्रशासन ने अपने स्तर पर 185 सैंपलिंग कल अपने स्तर पर कराई है। हॉस्टल में स्कूल में जो क्लास के बच्चे हैं उनकी, उसमें से 12 बच्चे पॉजिटिव निकले हैं। 22 दिनों में 19 बच्चे पॉजिटिव। ऑनलाइन पढ़ाई बंद, ऑफलाइन का साइड इफेक्ट। घातक बनी सरकार की छूट। स्कूलों ने नहीं रखा प्रोटोकॉल का ध्यान। लापरवाही पर रही भारी, फैल रही महामारी। लापरवाही से लौटा कोरोना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजस्थान में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। मरुधरा में कोरोना प्रतिबंध खत्म हो चुके हैं। 15 नवंबर से स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुले हैं। हालांकि इसके लिए सरकार ने कोरोना गाइडलाइन की अनिवार्यता भी जारी की थी, लेकिन स्कूलों में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। इसी महीने में 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कई जगहों पर लापरवाही दिख रही है। लोग मास्क और दूरी भूल चुके हैं। नतीजा सामने आने लगा है। कल जयपुर की एक नामी निजी स्कूल के 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सवाल उठता है, क्या स्कूल खोलने में जल्दबाजी हुई? क्या स्कूलों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया? चर्चा इसी मुद्दे पर। तो चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर मेघना सुल्तानिया जी, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। मेघना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं राधेश्याम मेहता जी, निजी स्कूल संचालक है। राधेश्याम जी, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ हैं अरविंद अग्रवाल जी, अभिभावक हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मेघना जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहां पे लापरवाही अब दिख रहा है कि भारी पड़ने लगी है? जी बिल्कुल, आप सही कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही केसेस कम हो जाते हैं, हर कोई सोचता है कि रूटीन हमारा स्टार्ट हो। ऑनलाइन एजुकेशन के देखिए साइड इफेक्ट्स तो थे, बच्चों पे लगातार ऑनलाइन पढ़ाइयाँ चल रही थी। बट इसके अलावा ऑफलाइन एजुकेशन स्टार्ट करते समय हमें अभी अगर इस तरह के किस्से हो रहे हैं कि बेबीज एक ही स्कूल से 12 बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हमें पहले स्कूल की गाइडलाइन देखनी होगी कि क्या वहां पे फॉलो करते समय कोई दिक्कत हो रही है क्या। क्योंकि अगर ऐसे बच्चे आ रहे हैं तो डेफिनेटली जाहिर है संक्रमण किसी एक से तुरंत फैल रहा है। तो मेघना जी, ये बच्चे तो अब कैरियर भी बनेंगे, कांटेक्ट ट्रेसिंग होगी, और कितना हो पाएगा ये पॉसिबल, ये तो दिखता नहीं है। लेकिन ये घर जाएंगे बच्चे, परिवार के लोग संक्रमित होंगे, परिवार से दूसरे लोग संक्रमित होंगे। नहीं, अभी सबसे पहले तो इसका सबसे पहला केस और कांटेक्ट ट्रेसिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि 12 बच्चे, एक बच्चे के घर में कम से कम मिनिमम 4 से 5 फैमिली मेंबर्स अलग अलग एज ग्रुप के होंगे। वो रिसेंटली कोई शादी या कोई दूसरे सेरेमनीज में या कोई ट्रैवल गांव जाके आए हों, तो वो भी एक बार देखना होगा। ये सारा कांटेक्ट ट्रेसिंग होगा, बिकॉज इसमें जो R0 है कोरोना का, वो तो काफी
ज्यादा है और जैसे कि हमने अभी डेल्टा का प्रकोप देखा था दूसरी वेव में, तो वो भारी मात्रा में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है और भारी मात्रा में ट्रांसमिट भी हो सकता है। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो जरूरी है ही और तुरंत हमें इमीडिएट स्टेप्स लेना चाहिए कि अभी जिस स्कूल में ये हुआ है वहां पे तो सबकी चेकिंग होनी चाहिए पूरे क्लास की, क्योंकि 12 पॉजिटिव आए हैं। बाकी के जो उनके साथ में बैठे थे उनका टेस्ट आज पॉजिटिव नहीं आया, तो नेक्स्ट 5 डेज में कभी भी पॉजिटिव आ सकता है। तो मैं तो कहूंगी कि वो जिस क्लास में थे वो पूरी क्लास के बच्चों को घर पे आइसोलेशन में रखना जरूरी है। और ये पूरा मामला है, इसको बिल्कुल भी लाइट तरीके से नहीं ले सकते कि बच्चे बिल्कुल इसे लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ये कितना भयानक हो सकता है ये हमने देखा था जब दूसरी लहर आई थी। राधेश्याम मेहता जी, स्कूल संचालक तो हमेशा ये दावा कर रहे थे कि ये स्कूल खोलिए, हम तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। ऐसा लग रहा है कि तमाम गाइडलाइंस जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं। देखिए सर, इसमें हमें दूसरे पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे मैम ने बताया कि जो भी अभिभावक है किसी भी प्राइवेट फंक्शन में जाके आते हैं और एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वो कोविड कहीं वहीं से तो नहीं फैलाया। हम एक रूप से स्कूल को ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार नहीं कह सकते। और WHO और यूरोपियन कंट्रीज और यहाँ तक कि ब्रिटेन कंट्री के सर्वे में पाया गया कि इसमें 10 लाख बच्चों में से मात्र 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको बचाया नहीं गया। और इसमें जो जो रिपोर्ट है उसमें ये भी पाया गया कि जो इंडियन जो स्टूडेंट्स है उसमें 75% एंटीबॉडीज मिली, यानी कि वो बच्चे पहले कोविड संक्रमित हुए हैं। आपके अनुसार राधेश्याम जी, दूसरा पहलू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला पहलू जिसकी चर्चा मैंने की वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सर, ऐसा है कि इसमें कोविड एक हमारे इसमें डेली रूटीन का एक अभिन्न अंग बन गया है। जैसे अभी कोविड से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो डेंगू से आ रही है, लेकिन डेंगू के ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा। एक घर घर में इसका प्रकोप है, तो हमें इसमें इसी को भी इसमें कोविड के साथ ही इसमें सावधानी बरतते हुए इसमें एक प्रबंधन मैनेजमेंट के साथ में मैनेज करते हुए स्कूल हो या घर हो, और हमें एक सतर्कता बरतते हुए कोविड को इसका एक लाइफ का पार्ट मानना पड़ेगा। राधेश्याम जी, दुनिया जहान की आप बातें कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या गाइडलाइंस स्कूल में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? दुनिया जहान की बातें अलग है। कल एक स्कूल में 12 बच्चे पॉजिटिव निकल गए, गाइडलाइंस फॉलो हो रहा है या नहीं? सर, स्कूल में पूर्ण रूप से उसमें जो कोविड का उसमें गाइडलाइन है उसको पूर्ण रूप से फॉलो किया जा रहा है। आपके मास्क है, सैनिटाइजिंग है, सब कुछ उसका जो भी प्रॉपर है वो उसमें पालन किया जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे टिफिन शेयर नहीं करते, 4 स्कूल का मामला है, बच्चे टिफिन शेयर नहीं कर रहे हैं। नहीं, स्कूल में सर उनका जो भी बच्चे टिफिन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। नहीं सर, देखिए इसमें 2 गज की दूरी का पालन हो रहा है स्कूल में। सर, इसमें ऐसा है कि अभी हम स्कूल को ही इसका ब्लेम क्यों करें कि ये जो आपने बात पूछा है इसके लिए तो अभी जो भी आपके उसमें फंक्शन हो रहे हैं या जो जहां भीड़ इकट्ठी हो रही है वहां हो ही रही है, तो पालन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम केवल स्कूल को ही इसका एक अपन फिक्स मान लेते हैं कि हम जो भी स्कूल को ही जो ब्लेम करना है। तो हमें अगर मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं राधेश्याम जी, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। गाइडलाइंस से फॉलो करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेघना जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप कह लीजिए, उसके बाद फिर मैं अरविंद जी आपके पास आता हूं। मेघना जी। जी, मेरा कहना ये है कि जब इकट्ठा मास में 12 इज अ गुड नंबर, उसमें बच्चे पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो देखिए मुझे लगता है सबसे पहले इसमें जरूरी है एक्शन, इमीडिएट एक्शन, और वो होना चाहिए। कोई भी चीज है अचानक से इतने बड़े स्तर पर होती है जो अच्छे से फैल सकती है, तो तुरंत एक्शन है ना उसको एक्चुअली कर्टेल करना चाहिए। ब्लेम गेम इसके बारे में हमने नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि लैक्सिटी कहाँ पर आई है, लूप होल्स ढूंढने चाहिए, और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो भी होनी चाहिए। स्कूल में इस तरह के रूल्स भी कर सकते हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स को डर लगे कि भाई मेरे बच्चे को छींक आ रही है तो मैं इसको आज भेजूं या नहीं भेजूं। ऑप्शंस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रखने चाहिए। मेरे पास ओपीडी के बच्चे आते हैं कि उनको हमें लेटर देना पड़ता है फिटनेस का कि भाई इनको स्कूल जा रहे थे, अब इनको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो हम इसको भेजने से पहले
कंप्लीट चेकिंग के लिए बोल रहे हैं। रहता रही बात डेंगू की, तो डेंगू में एक इंसान से दूसरे इंसान का संक्रमण ये चक्कर नहीं है। हाँ, अगर घर में आपके एडीज एजिप्टाई ये जो स्पीशीज है मच्छर, ये बहुत ज्यादा रह रहे हैं, तो वो एक मच्छर ने 4 लोग, मेघना जी वही तो है, चारों को डेंगू कोरोना से बिल्कुल अलग है और हम बात कोरोना की कर रहे हैं और शायद राधेश्याम जी तो इसलिए डेंगू दोनों को लिंक कर रहे हैं। ये कैसे लिंक कर रहे हैं ये तो यही बता सकते हैं। ठीक है मेघना जी, मैं आता हूं आपके पास फिर से। अरविंद जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आता हूं मेघना जी फिर से। अरविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। बच्चे जब स्कूल जाते होंगे घर से मास्क लगा करके निकलते होंगे, लंच दे करके ढंग से आप भेजते होंगे और बच्चे को ये कह के भेजते होंगे कि हाथ सैनिटाइज करते रहो, सारी जो गाइडलाइंस है वो बता के भेजते हैं। लेकिन बच्चे जब स्कूल से लौटते हैं तो आप फीडबैक भी लेते होंगे कि क्या स्कूल में सारी चीजें फॉलो हो रही हैं? सर, सबसे पहले तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को बताना चाहूंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों के दोनों स्कूल नहीं जा रहे। ऑफलाइन क्लासेस के लिए जो स्कूलों ने दबाव बनाया हुआ है उसके ऊपर हम दबाव में नहीं आ रहे हैं और मैं सारे अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि स्कूलों के किसी भी दबाव में ना आए। सरकार ने मिलकर निजी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर जो ये स्कूल 100% उसमें खोले, तो कहीं भी सरकार ने ये क्लियर नहीं किया कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी या नहीं चलेंगी, लेकिन स्कूल वालों ने अपनी मर्जी से ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी है। अब जरूरी है कि शिक्षा देना है या ऑफलाइन क्लासेस को चला के फीस की वसूली करनी है। फीस की वसूली के नाम पर स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी और ऑफलाइन क्लासेस के ऊपर दबाव बनाना चालू कर दिया है। और सरकार की इसमें मिली भगत है। पूर्व मंत्री जी जो रहे उन्होंने तो अपना मतलब एक इस तरीके से बयान भी दिया गैर जिम्मेदाराना कि ये निजी स्कूल और शिक्षकों अभिभावकों के बीच का मामला है। अगर ये अभिभावकों के स्कूलों के बीच का ही मामला होता तो सरकार ने ऐसी गाइडलाइंस क्यों दी कि जिसके अंदर आप एसओपी भी जारी कर रहे हैं, स्कूल वाले कहीं भी प्रशासनिक हल्के के अंदर उसके दबाव में नहीं आते हैं और वो अगर गाइडलाइंस की पालना नहीं करते और बच्चे जिसका हमें पहले से डर था कि बच्चे इसके अंदर कोरोना संक्रमित होंगे और कैरियर बनेंगे। घर के अंदर बच्चों के घर में बुजुर्ग भी हैं, बाहर भी अगर जा रहे हैं बच्चे, अगर बाहर भी जा रहे हैं और फिर वापस स्कूल जाने के लिए अगर बात करते हैं कि स्कूल वो दबाव के अंदर जा रहे हैं तो कोरोना कैरियर बन के स्कूल जा रहे हैं। तो आप दूसरे बच्चों के साथ में खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? सरकार ऐसी गाइडलाइंस क्यों दे रही है? सरकार को ऑफलाइन अगर बंद ना करके ऑनलाइन को चालू रखते तो बच्चे घर से ही पढ़ते। तो नहीं अरविंद जी देखिए, इसमें बात दरअसल ये भी है कि ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी सामने आए हैं और सरकार को यह भी देखना था कि बच्चे जो हैं उसका शिकार ना हो। ये हर कोई कह रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस के अपने साइड इफेक्ट हैं सर, तो उससे भी तो बचने की जरूरत थी। अभी सर बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन 1.5-2 साल से सरकार के पास में इसके काफी विरोध भी दर्ज कराए गए। सरकार को 1.5-2 साल में नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी चूंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ, बच्चों की वैक्सीन नहीं आई, बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी आप और हम दबाव नहीं बना सकते। बच्चे अगर स्कूल में टिफिन शेयर करेंगे, बच्चे दोस्तों से गले मिलेंगे, तो उसको कैसे रोकेंगे? इनके एक क्लास के अंदर 30-30, 50-50 बच्चों के ऊपर एक टीचर होता है। वो क्या किस के ऊपर ध्यान रखेगा? जब इंटरवल होता है तो बच्चे जाके इधर से उधर घूमते हैं, टीचर्स क्लासेस में है नहीं है, ऐसा कौन ध्यान रख रहा है इनका? बच्चों के साथ में अगर 50 बच्चों के साथ में अगर स्कूलों का जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसके अंदर बच्चे मिलते हैं और वो बाल मन के साथ में अपने दोस्तों के साथ में पहली दूसरी तीसरी कक्षा के छात्र बच्चे हैं उनको तो और समझाना मुश्किल होता है। ठीक है मेघना जी, अब मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्या स्कूल खोलने में जल्दबाजी हुई है? इंतजार थोड़ा सा और कर लेना चाहिए था कि बच्चों को भी वैक्सीनेट कर दिया जाए, उसके बाद स्कूल खुलते। आइडियली तो यही सिचुएशन बेस्ट है कि बच्चों का वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद स्कूल खोलें। अब देखिए, पॉपुलेशन इतनी बड़ी होती है इंडिया की, उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हमेशा रहेंगे। जैसे ही कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है, हर कोई सोचता है, सामान्य जन, और कि हमारा रूटीन चालू हो जाए। ऑनलाइन क्लासेस की साइड इफेक्ट्स होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस में रिस्क होती है। तो मैं कहूंगी कि ये डिसीजन बहुत ही सिचुएशनल है। इसके लिए पॉलिसी होनी चाहिए कि जहाँ पे इन्फेक्शन रेट कितने हैं। फॉर एग्जांपल फरीदाबाद में सपोज मैं कहूँ अराउंड 100 केसेस हैं अभी। अब जैसे ही 100 केसेस है, इसका पे ट्रैक रखा जाता है, हमें लगता है कि ये बाबा 200, तो जैसे मैंने कहा आर नॉट, एक बच्चा 5 लोगों को इन्फेक्ट करेगा, वो 5 लोग किससे 10 दिन पहले मिलके आए, एवरीथिंग हैज टू बी सॉर्ट, राइट? तो जैसे बच्चे नहीं मानते वैसे लोग भी नहीं मानते, बच्चे हो ही रही है, फंक्शन हो ही रहे हैं,
प्रैक्टिकली कितनी चीजें पॉसिबल है, ये हमेशा क्वेश्चन है। तो 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक, सिचुएशन करंट क्या है, डेली सिचुएशन का असेसमेंट होना चाहिए। नंबर 2, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऑप्शन स्कूल्स ने जारी रखने चाहिए। और उसका नहीं, वो तो स्कूलों ने बंद कर दी है, स्कूलों ने तो ऊपर अपने लेवल पे ही वो चीजें बंद कर दी हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण सामने आ भी चुके हैं। वो नहीं होना चाहिए ना। अगर एक इकट्ठा भीड़ नहीं होगी, अगर ऑफलाइन है तो कुछ लोग चाहेंगे कि नहीं जी हमें भेजना ही, कुछ लोग चाहेंगे कि नहीं हमें बिल्कुल नहीं भेजना है। जब दोनों ऑप्शंस रहते हैं, डिफिकल्ट है कैरी आउट करना। पर अगर ये पिछले 2 साल से पूरी दुनिया की तरफ से ये डिमांड है तो हमें इसका हल इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। और नंबर 3 जो मुझे लगता है कि हर किसी की एक जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका अवेयरनेस हम स्प्रेड कर सकते हैं टीवी से, आपके माध्यम से या डॉक्टर्स के माध्यम से, कि भाई जिनको सिम्टम्स हैं वो थोड़ा रुके घर पे, ना भेजे बच्चों को उस टाइम पे स्कूल पे। उसके लिए कोई गाइडलाइन रख सकते हैं। बस यही एक नहीं तरीका तो है। ये ऑब्वियस सी चीज है, माता पिता भी तो इसको लेकर के कंसर्न रहते ही हैं। ठीक है, अब राधे श्याम जी, मैं एक चीज यही आपसे जानना चाहूंगा। देखिए इसमें waves आए, waves कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब राधे श्याम जी, यही चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारे उदाहरण ऐसे सामने आए और अभी आपने अरविंद जी को सुना भी कि स्कूल ने अपने स्तर पर ही ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दिए। आखिर ऐसा क्यों? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन आप सामने रखें, पेरेंट्स को जो सही लगेगा वो करेंगे। देखिए सर, ऐसा है कि इसमें स्कूल बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, स्कूल बंद करने की बात मैंने नहीं कही, मैंने कहा कि दोनों ऑप्शन आप रखते, दोनों ऑप्शन स्कूलों को रखना चाहिए। नहीं, दोनों स्कूल, उसमें क्या है कि एक टीचर पर्टिकुलर इसमें एक लिमिट के पीरियड उसमें लेता है, तो उसी टीचर के ऊपर एक बर्डन भी उस पर रहता है। और ऑनलाइन एजुकेशन के जो भी अभी जो हर स्कूल के उसमें सर्वे किया गया, तो उस सर्वे में ये देखा गया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा एकेडमिक गैप है। ऑफलाइन में बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, उसकी काउंसलिंग होती है, बच्चा कंपटीशन में रहता है। तो इनने उसमें सर्वे के अकॉर्डिंग सभी स्कूल संचालकों ने एक मीटिंग की है। उस मीटिंग के आधार पर ही ऑफलाइन एजुकेशन को बेस्ट एजुकेशन माना गया है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस स्कूल में यदि कोई बच्चा संक्रमित होता है तो पहले इस बात से किसी ने कभी कोई इनकार किया है क्या कि ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो बेटर हैं? लेकिन आज जरूरी क्या है? जीवन बचाना। उससे ज्यादा जरूरी तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं सर, इसमें ऐसा देखिए कि जिस स्कूल में अगर कोई भी बच्चा संक्रमित होता है तो उस क्लास को ही बैन करके ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करना चाहिए। उतने बच्चे पॉजिटिव हो चुके हैं, तब तक तो उतने बच्चे पॉजिटिव हो चुके हैं ना। नहीं, ये है सर। देखिए, इसमें मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि ये जो स्कूल का जो रोल है, जो आप इसमें कोविड उसमें संक्रमण के, देखिए रोल सिर्फ स्कूल का नहीं है, ओवरऑल सारी चीजें मिलकर के बच्चों को पॉजिटिव कर रही हैं। संक्रमित होने के बाद अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अरविंद जी बोलिए। स्कूल में रहता है। ठीक, अरविंद जी बोलिए। सर, ये बात तो कोविड चालू होने से पहले ही बातें हुई थी, सरकार के सामने भी रखा गया था, फीस के मुद्दे को ऊपर लेके भी कहा था। आज स्कूल के संचालक महोदय इस बात को मान रहे हैं कि गुणवत्ता पिछले सालों में जो 1.5 साल के अंदर जो ऑनलाइन क्लासेस की गुणवत्ता बिल्कुल कम रही है। इस बात को कहते हुए अभिभावक परेशान हो गए, लेकिन किसी ने उसको सुना नहीं। लेकिन हाँ, हम मानते हैं कि गुणवत्ता जो है ऑफलाइन क्लासेस की सबसे सर्वोपरि है, सबसे सर्वोत्तम है। लेकिन उन सब के बावजूद जान की जोखिम के ऊपर, क्योंकि ये तो व्यापार कर रहे हैं, फीस एक्ट लागू नहीं कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, सरकार ने संरक्षण दे रखा है, सरकार के संरक्षण के बावजूद फीस एक्ट लागू नहीं कर रहे हैं। फीस एक्ट लागू करने में सबसे बड़ी समस्या मैं बताता हूं आपको, फीस एक्ट लागू नहीं करने के अंदर इनको अपने खर्चों के ब्यौरे देने पड़ेंगे अभिभावकों के सामने, उसके हिसाब से फीस तय करेंगे। खर्चों के ब्यौरों के अंदर जो गड़बड़ झाला इनके अकाउंट्स के अंदर है, किसी टीचर को क्या पेमेंट करते हैं और उसके अंदर अकाउंटों में क्या दिखाया जाता है, कहां से इनके पास डोनेशंस आते हैं, कहां से ये अपने खर्चे करते हैं जिसके अंदर हेरफेर की जाती है, ये सब ये दिखाना नहीं चाहते हैं। और इन सब के बाद में ज्यादा मोटी फीस जो है वसूलना चाहते हैं। इन सब की गड़बड़ झाले के अंदर सरकार ने संरक्षण दे रखा है। सरकार अगर चाहती तो 3 मई का जो ऑर्डर है उसको अक्षर से पालना कराती। अरविंद जी, आज मैं उस चीज में नहीं जा रहा हूं कि फीस क्या और स्ट्रक्चर क्या, उन चीजों में मैं आज नहीं जा रहा हूं। मेरा ये बस आज का ध्येय है कि लापरवाही जो बरती जा रही है उस पर लगाम लगनी चाहिए। संशय जो है स्कूल चालू करने के ऊपर इसी बात पे है, फीस वसूलने पे।
अरविंद जी, अब मैं एक बता रहा हूं स्कूल सर, जो ये होता जो है, एक इनका स्कूल फीस वसूलने के ऊपर ही वो है। बच्चे के ऑनलाइन क्लासेस जब सरकार ने कोई ऐसा वो नहीं दिया डायरेक्शन, उसके बावजूद अब जब 50% अरविंद जी, क्षमता एक के साथ स्कूल चल रहे थे, संचालक को तो अपने उसके अंदर तो टीचर्स सारे को, स्कूल- स्टाफ नहीं, को, सभी को सैलरी भी तो देनी होती है ना, तो वो अपने घर सर से मैं नहीं वही दे बता सकते रहा हूं, हैं। मैं वो तो बता रहा हूं ये सारी आपको, चीजें हैं। मैं वो बता रहा हूं सर। तो वो सैलरीज बताए ना अभिभावकों के सामने, एसएलएफसी का गठन करके उसके अंदर खर्चों का ब्यौरा रखे ना ढंग से। ठीक है, राधेश्याम तो जी, उसके हिसाब खर्चों का से ब्यौरा आप फीस दीजिए क्या होगी? अरविंद जी को। देखो, इसमें स्कूल शिक्षा परिवार के जो अध्यक्ष साहब है अनिल जी ने कई बार न्यूज चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से भी कहा है कि हम सारे खर्चे देने, जो भी ब्यौरा जो पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी मांगते हैं हम देने को तैयार है। लेकिन ये जो अरविंद जी जो बात कर रहे हैं, वो राजस्थान में 50,000 स्कूल है, उसमें केवल 2,000 ऐसे नामचीन स्कूल है जिनके ऊपर ये करे। आप जाके उसपे आप मैं भी लोगों से मिलता हूँ, मैं भी लोगों से मिलता हूँ। अभी भी गाँव से जब लोग आते हैं तो बताते हैं टीचरों को क्या सैलरी दी जाती है गाँव के अंदर। ठीक है, बता रहे अरविंद जी और राधेश्याम जी, ये देखिए बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि ये लापरवाही जो बरती जा रही है, लापरवाही ना बरती जाए। मेघना जी, मैं आपसे एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। मेघना जी, मैं आपसे एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। अरविंद जी और राधेश्याम जी, अरविंद जी, राधेश्याम जी, मेघना जी, मैं एक क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा कि इससे संभलने के लिए क्या करना होगा कि ये लापरवाही ना हम बरतें। जी, इसे संभलने के लिए जो मुझे नजर आ रहा है फिलहाल, वो सबसे पहली बात है कि ये नंबर अलार्मिंग है कि हमें अगले 15-20 दिन में क्या देखने मिलेगा। तो इसलिए जैसे ही ये चीज पॉसिबल है, सबसे पहले तो जिस क्लास में ये बच्चे मिले हैं वो एक ही क्लास के हैं या अलग अलग क्लास के, वो फाइंड आउट कीजिए। उस क्लास को बिल्कुल भी स्क्रीन कर लो फॉर नेक्स्ट 5 डेज, क्योंकि कई बार आरटीपीसीआर उस टाइम पॉजिटिव नहीं आती है। आप केवल एंटीजन से टेस्टिंग मत कीजिए, ऐसे केसेस में आरटीपीसीआर ही जरूरी है। घर में स्क्रीनिंग होना जरूरी है, वो लोग कहाँ कहाँ घूम के आए हैं वो पता करना जरूरी है। साथ ही साथ सारे स्कूल्स में सबसे पहले अपनी क्लास, चलिए बहुत शुक्रिया मेघना जी, राधेश्याम जी और अरविंद जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दो टूक में हमने जो चर्चा की इसी मुद्दे को लेकर के आज बैठक भी की है। बीडी कल्ला ने कुछ बोल रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। रोड में सरकार ने तय किया है, तो क्या आगे का आपका रहेगा इसमें? आज हमने बजट घोषणाओं के बारे में, फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में, राजस्थान की अलग अलग समस्या से संबंधित योजनाओं के बारे में, पाठ्य पुस्तक मंडल के बारे में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी, इन सब अलग अलग विभागों की समीक्षा की है और उनको सबको ये निर्देश दिए हैं कि एक तो वो एल्यूमिनाई का सम्मेलन हर स्कूल में करे, दूसरा विद्यालय विकास समितियां जो है उनकी केवल रस्म अदायगी की मीटिंग नहीं करके बाकायदा हर महीने में उसकी मीटिंग हो और मीटिंग के नतीजे जो हैं वो हमारे इंस्पेक्टर्स वगैरह जाएं, उनकी क्या प्रोसीडिंग्स है उनको पढ़कर देखें कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है तो इन कमेटियों में क्या बदलाव होना चाहिए, इन सब बातों के बारे में व्यापक डिस्कशन हुए और मैं समझता हूँ कि हमारी शिक्षा विभाग की जो नीतियाँ रही है उसके अनुसार महात्मा गांधी जो स्कूल खुले हैं उससे काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया है। और आइंदा हम जो हमारे महात्मा गांधी स्कूलों में उनमें 33 जिलों में 33 स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम भी लागू करने वाले, उसके पाठ्यक्रम के बारे में बहुत। जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मंत्रियों ने मुलाकात की है। भजनलाल जाटव, ममता भूपेश, मुरारी लाल मीणा, अर्जुन बामनिया, राजेंद्र यादव, डॉक्टर सुभाष गर्ग, इन सभी मंत्रियों ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। नवनियुक्त सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी मुलाकात की है। मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार मुलाकात ये हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए पहुंचे कई मंत्री। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।